नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रथम चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। राज्य के 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आरजेडी जो है वो कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें से चारों सीट जो प्रथम चरण के थे, इन चारों सीटों पर आरजेडी के ही प्रत्याशी थे। अब कुल 19 सीट बचे हैं आरजेडी के कोटे के, जिस पर वे चुनाव लड़ रही है। इस 19 सीटों में से 10 सीटों पर आरजेडी टाइट है। बड़ी जबरदस्त फाइट है। आरजेडी बिहार के इन बाकी बचे 10 सीटों पर जबरदस्त मुकाबले में है। वो कौन कौन से सीट है जहां आरजेडी अपने प्रतिद्वंदी को जबरदस्त रूप से मुकाबला कर रही है, उस पे आज चर्चा होगी। एक एक सीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि प्रथम चरण में जिस तरह से मतदाता कम संख्या में वोट देने निकले, उससे दोनों पक्षों को ये आकलन करने में समस्या हो रही है कि आखिर वोट पड़े हैं तो कहां पड़े हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच आरजेडी के 19 सीटों में से वे 10 सीट जहां आरजेडी पूरी तरह से टाइट है, आज हम बात कर रहे हैं। तो इन 10 सीटों में से पहली सीट वैशाली, जहां से मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में उतरे हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस बार मुन्ना शुक्ला पर विश्वास किया है और विश्वास करके वो पीला लिफाफा थमाया है कि वैशाली, जो कभी रघुवंश प्रसाद सिंह का गढ़ था, वहां से चुनाव में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। मुन्ना शुक्ला के सामने कौन है? बीना देवी हैं, जो निवर्तमान सांसद हैं लोजपा की, जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी और क्षेत्र में उनके पकड़ को देखते हुए चिराग पासवान उन्हें बदल नहीं पाए और अंततः उन्हें टिकट देना पड़ा। वैशाली में अब बीना देवी और मुन्ना शुक्ला के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसा माना जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के जो कैडर वोट है उसको तो लेंगे ही, उसके साथ भूमिहारों का एक जो वर्ग है उसका भी वोट अपने पक्ष में मोड़ लेंगे और यही उनके जीत का कारण बनेगा। लेकिन बीना देवी भी कम ये नहीं है। और यदि वैशाली का रिकॉर्ड देखें तो वहां से लगातार राजपूत जाति के सांसद इधर जीतते आए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जीतते रहे लगातार, उसके बाद रमा सिंह वहां से जीते, फिर बीना देवी जीती। अब मुन्ना शुक्ला और बीना देवी में लड़ाई है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी सीट है आरजेडी जहां टाइट है, वो सीट है मुंगेर, जहां ललन सिंह के मुकाबले अनीता देवी चुनावी मैदान में है। अनीता देवी कौन है? अनीता देवी जो है वो अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं और लालू यादव ने प्रयोग के तौर पर ललन सिंह के खिलाफ अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। अनीता देवी की शादी भी अशोक महतो से सिर्फ ये चुनाव लड़ने के लिए हुई, क्योंकि अशोक महतो बाहुबली हैं। 17 साल बाद जेल से बाहर निकले हैं और आते ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और तब आरजेडी के तरफ से उसे मुंगेर से टिकट दिया गया, इस शर्त पर कि उन्हें तो टिकट नहीं दिया सकता, यदि वो शादी करेंगे तो उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा, और इसीलिए अनीता देवी से वे शादी की। अब जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो जोरदार टक्कर दे रहे हैं ललन सिंह को। हालांकि ललन सिंह राजनीति के कम माहिर खिलाड़ी नहीं है, उनके पक्ष में भी गोलबंदी है। मुंगेर को वो जीतते रहे हैं, इसलिए वे हर समीकरण को जानते भी हैं। तो देखिए, मुंगेर में मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। अब आने वाले समय में क्या होगा, कैसे समीकरण चेंज होगा, ये जैसे होगा तो मैं बताऊंगा। अब आ जाते हैं तीसरी सीट पर, जहां आरजेडी टाइट है।
वो सीट है सारण की सीट, जहां से खुद लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में, राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के वहां से कैंडिडेट हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके समधी चंद्रिका यादव को भी चुनाव में हराया है। लगातार तीसरी बार वे चुनाव के मैदान में यहां से हराएंगे यदि रोहिणी आचार्य यहां से चुनावी मैदान में जो उतरी हैं, यदि वो हारती हैं तो राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। लेकिन रोहिणी आचार्य जो छपरा पहुंचकर जिस तरह से फिजा बनाई है, उससे मामला बड़ा टाइट है। यहां भी आरजेडी जबरदस्त लड़ाई में है। अब आते हैं पाटलिपुत्र, जो चौथी सीट है जहां आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मीसा भारती जो 2 चुनाव हार चुकी हैं रामकृपाल यादव से, 14 में हारी, 19 में हारी, वोटों का अंतर 40,000 से कम का रहा। वो मीसा भारती इस बार फिर चुनावी मैदान में है और रामकृपाल यादव के खिलाफ खड़ी हैं, ऐलान कर रही हैं, लोगों के बीच घूम रही हैं, घूम घूम कर वोट मांग रही हैं। जबरदस्त मुकाबला है और ये देखना है कि ये सीट पर क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं। अब आ जाइए जरा बात करते हैं 5वीं सीट का, कि वो 5वां सीट कौन है। वो है शिवहर, जहां से जनता दल यू लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारी है। आनंद मोहन की पत्नी, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी, यहां बीजेपी की रमा देवी निवर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट काट कर ये जनता दल यू के कोटे में सीट दिया गया और लवली आनंद वहां से चुनावी मैदान में हैं। लड़ाई बड़ी जबरदस्त है क्योंकि आरजेडी यहां से रितु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारी है। वे वैश्य समुदाय से आती है। ऐसा माना जा रहा है कि रमा देवी का टिकट कटने से वैश्य समुदाय में थोड़ी नाराजगी है और इसी नाराजगी का लाभ रितु जायसवाल लेना चाहती हैं। शिवहर में वे बड़ी धारदार तरीके से अपना चुनावी प्रचार अभियान चला भी रही हैं। तो अब देखना है कि आनंद मोहन का साख शिवहर में कितना काम करता है। लवली आनंद वहां कैसे चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि लड़ाई यहां बड़ा जबरदस्त है। अब बात करते हैं 6ठा सीट का। वो 6ठा सीट जहां आरजेडी टाइट पोजीशन में है, लड़ाई में है, वो सीट है अररिया, जहां पिछले बार सरफराज आलम चुनाव हार गए थे। इस बार उनके भाई मोहम्मद शाहनवाज आलम को ये सीट दिया गया है, वहां से प्रत्याशी बनाया गया है और प्रदीप सिंह बीजेपी के वहां उम्मीदवार हैं जो निवर्तमान सांसद हैं। पिछले बार वो जीते थे। इस बार अब लड़ाई जबरदस्त है। सरफराज आलम नाराज भी हैं शाहनवाज आलम से, अब उसका कितना लाभ प्रदीप सिंह ले पाते हैं, लेकिन वहां आरजेडी की लड़ाई बड़ी टाइट है। आरजेडी वहां मुकाबले में सीधा सीधा खड़ी है। अब जो 7वीं सीट है और जो बड़ी जबरदस्त लड़ाई वाली सीट है, 19 के चुनाव में भी जो जबरदस्त तरीके से लड़ा था, वो सीट है जहानाबाद, जहां आरजेडी बड़ी मजबूत स्थिति में है। पिछले बार भी महज 1700 वोटों से हारा था। सुरेंद्र प्रसाद यादव यहां से आरजेडी के कैंडिडेट है और जनता दल यू चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतारा है। भूमिहार जाति के लोग खफा हैं थोड़े, क्योंकि उनका मानना है कि ये सीट भूमिहारों की है और यहां से पिछले साल भी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उतार दिया गया था। इस बार भी उनका सीट जो उनके हवाले नहीं हुआ और आशुतोष कुमार यहां से, जो भूमिहारों के नेता अपने आप को मानते हैं, वो यहां से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहां लड़ाई फंसी हुई दिखती है। क्या होगा, चुनावी समीकरण कैसे बदलेगा, ये आगे पता चलेगा। लेकिन
अभी वहां आरजेडी बड़ी फाइट स्थिति में है। मुकाबला आरजेडी से ही है सबको। अब आ जाते हैं बक्सर, जो 8वीं सीट है आरजेडी की, जहां पे मजबूत स्थिति में आरजेडी खड़ा है। यहां से जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को टिकट मिला हुआ है आरजेडी का। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का टिकट काटकर, अश्वनी चौबे का टिकट काटकर यहां से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी थे असम में, वे नौकरी छोड़कर आए थे बीजेपी के टिकट के लिए बक्सर में, लेकिन उन्हें ये सीट नहीं मिला। अब वे बगावत पे में हैं, वे चुनाव लड़ने के मूड में हैं, प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है लोगों का। अब ऐसी स्थिति में आरजेडी वहां मजबूत स्थिति में खड़ी है। हालांकि आरजेडी के वोट काटने के लिए भी वहां पे एक प्रत्याशी हैं ददन पहलवान। ददन पहलवान भी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में वहां लड़ाई जबरदस्त है। लेकिन बक्सर में आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। अब आ जाते हैं 9वीं सीट पे, और वो सीट है दरभंगा, जहां से ललित यादव चुनावी मैदान में है और यहां से बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर पिछले बार जीत गए थे, यहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हीं को पराजित किया था। इस बार आरजेडी ने यहां गेम बदला है और ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। लड़ाई यहां जबरदस्त है, देखना है समीकरण किसके पक्ष में बनती है। अब जो 10वीं सीट है वो है मधुबनी। मधुबनी जहां से अली अशरफ फातमी को आरजेडी चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले बार भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट तब वीआईपी के कोटे में चली गई थी, गठबंधन था। अब इस बार आरजेडी ने इसे अली अशरफ फातमी को दिया है। वे जनता दल यू में चले गए थे, जनता दल यू से वे वापस आए हैं और उन्हें सीट मिला है। उनके खिलाफ निवर्तमान सांसद हैं अशोक यादव, यहां से जो हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र भी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, निवर्तमान सांसद हैं। उनकी जबरदस्त पकड़ है मधुबनी में। लेकिन अली अशरफ फातमी के आने के बाद यहां मुकाबले में आरजेडी आया है, वरना पिछले बार अशोक यादव बड़ी आसानी से ये चुनाव जीते थे। तो ये वो 10 सीटें हैं, वैशाली, मुंगेर, सारण, पाटलिपुत्र, शिवहर, अररिया, जहानाबाद, बक्सर, दरभंगा और मधुबनी, जहां चुनावी मैदान में आरजेडी बड़ी जोरदार तरीके से मुकाबला कर रहा है। तो चलिए आगे क्या होगा जब चुनाव आगे बढ़ेगा, इन जगहों पे राजनीतिक समीकरण कैसा होगा, इस पे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगला जो राजनीतिक समीकरण है वो कितना परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ भी या नहीं हुआ, लड़ाई कैसा है, ये सब हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। तो फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।